बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये तीन बड़ी अहम खबरें हैं, तीनों मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ खबरें क्या हैं। नंबर एक तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने यानी उनका बेंच था, वो सरबराही कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 मज़ीद नशिस्तें चली गई हैं उनके फैसले के नतीजे में, और वो चली गई हैं मुस्लिम लीग नून के पास, यानी हुकूमत के पास चली गई हैं। और ये कैसे हुआ इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, और PTI इस पर क्या करेगी वो भी बताता हूँ मैं आपको। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जनरल फैद हमीद गिरफ्तार हो गए हैं और फ़ौज ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने एक्चुअली कौन से ऐसे कारनामे किए थे कि उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए था और क्यों वो गिरफ्तार हुए, और अभी कौन सी चीज़ें बाकी हैं। और एक इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी बड़ा अहम है। सबसे पहले मेरे ख्याल में स्टेटमेंट आपको सुना देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि चीफ जस्टिस को तौसी और मखसूस नशिस्तों का फैसला न मानने पर हम एहतजाज करेंगे। देखिए, मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है ना, पहले आप सुन लें कि वो गले पड़ा हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत क्लियरली ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के अलावा इस वक्त हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। हुकूमत को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना तो कानून बदल दें आप, आईन बदल दें आप, और आईन बदलने के लिए उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। देखिए, गौर कीजिए, अगर आईन बदलना है तो ये जो फैसला है ये हुकूमत के हक में होना चाहिए। अब फैसला हुकूमत के खिलाफ है और फैसले को ना मानने के लिए आईन बदलना है। मामला ये है कि आईन तो वो बदल ही नहीं सकते जब तक फैसला उनके हक में नहीं आता, और फैसला उनके खिलाफ आ चुका है। फैसला खिलाफ आने की सूरत में उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, अब वो आइन को तब्दील नहीं कर सकते। तो फिर अभी जो मौजूदा आइन है उसके मुताबिक तो उन्हें फैसला मानना पड़ेगा, और ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत क्लियरली कही। लेकिन हुकूमत जो है वो एक तसादुम की फिजा बना रही है, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी जज साहब को तकरीर नहीं करनी चाहिए और इस तरह की बातें की। उन्हें इससे पहले जो जजेस की तकारीर है वो याद नहीं है? क्या इफ्तिखार चौधरी साहब जाके तकारीर नहीं करते थे? क्या कादी फ़ायद ईसा साहब जाकर तकारीर नहीं किया करते थे? क्या बाकी जज साहिबान जाकर तकारीर नहीं किया करते थे या बातचीत नहीं करते थे? तमाम जजेस आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए बातचीत करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अतरुल्लाह साहब को अमेरिका में बुलाया गया, वहां पे उन्होंने बार के मेंबर के साथ खिताब किया है। वहां उन्होंने बताया कि एक्चुअली पाकिस्तान के एक जज के तौर पे वो किन चीज़ों पे बात करना चाहते थे वो उन्होंने बताई। तो पूरी दुनिया में जजेस बार्स के साथ और मुख्तलिफ तकारीब में अपने कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जो है, जो उनके अपने रूल्स होते हैं उनके मुताबिक वो तकारीर करते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये इसलिए कहा कि उन्हें अब मंसूर अली शाह साहब पसंद नहीं आ रहे, और उनका जो पहला ही फैसला है, बड़ा फैसला, तगड़ा फैसले तो उन्होंने पहले भी बहुत दिए, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों का एक बड़ा फैसला है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे। और मंसूर अली शाह साहब ने उस पूरी तकरीर में ज्यादा जोर दिया फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से। तो फैसले पे तो अमल दरामद करना पड़ेगा। अब हुकूमत ने जो है वो उसमें एक लड़ाई की फिजा बना दी है। देखिए, अब एक्सटेंशन कैसे की जा सकती है, या आईनी तरमीम ये हुकूमत करना चाहती है या 2/3 अक्सरियत लेना चाहती है तो कैसे ले सकती है, इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। यानी जो इनके पास रास्ता है, एक तो ये है कि 3 बंदे अभी चले गए, कादी फ़ायद ईसा साहब वगैरह ने जो फैसला दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या किया उन्होंने। तो 3 बंदे चले गए, PMLN के नंबर और बढ़ गए, तो हुकूमत की तादाद बढ़ती जा रही है। अब इन 3 बंदों के साथ एक आधी मखसूस नशिस्त भी चली जाएगी, तो 4 हो गए। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA है वो उनका इंतकाल हो गया, वो वहां पे जल्दी से इलेक्शन करवाएंगे, फिर एक MNA अपना लाएंगे धांधली करके, मैं पहले आपको बता रहा हूं। तो इस तरह उनके 5 हो जाएंगे। फिर वो जो बाकी जमातें उनको मनाएंगे कि कुछ भी करके आप हमें 1 2 3 वोट आप दे दें, बड़ी मेहरबानी आपकी, वो ये करने की कोशिश करेंगे। फिर कोई और गेम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजीद सीटें छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तरीका बहुत ही मुश्किल है। इस तरीके के अंदर कादी फ़ायद ईसा साहब या जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कामयाबी के इम्कानात, 2/3 अक्सरियत मिलने के जो इम्कानात हैं वो आप 20% समझ लें। 80% शिकस्त है, और वो 20% भी सर धड़ की बाजी लगाकर ये करेंगे अगर करेंगे तो। जो एक ही तरीका है आसान, वो ये है कि फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए जो मखसूस नशिस्तों वाला है। या तो फैसले पर अमल दरामद ना करें, या फिर रिव्यू के अंदर जाएं
और कम से कम 2 जजेस अपनी राय बदल लें, और जब 2 जजेस अपनी राय बदल लें तो फैसला आ जाए पीएमएलएन के हक में, और जब फैसला उनके हक में आ जाए, मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाए, तो 2 सीरीज पूरी हो जाती है। मामला यह है, जब तक ये फैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहे तो ये रिव्यू में कैसे जा सकते हैं? पहले तो मैंने अमल दरामद करना चाहिए ना फैसले पे। सारे के सारे कह रहे हैं जी हम रिव्यू में जा रहे हैं, रिव्यू में जा रहे हैं, तो रिव्यू के अंदर जो है वो जजेस की ऐसे राय नहीं बदल जाती, वो भी बहुत मुश्किल है। तो मुश्किलात बहुत ज्यादा है हुकूमत के लिए कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल करे। लेकिन नजम सेठी साहब ने एक खबर दी, वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये उम्र ही बढ़ा देंगे, ये 68 साल तक ले जाएंगे रिटायरमेंट की उम्र, और उसमें होगा ये कि सिर्फ कादी फायद ईसा साहब को नहीं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को और बाकी बहुत सारे और अहदेदारों को इसका फायदा हो जाएगा। और वो ये कह रहे हैं सबके लिए एक्सटेंशन के रास्ते खुल जाएंगे, ये नजम सेठी साहब ने कहा। अब जरा सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने अडियाला में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ अपने लगाए हुए थे, और जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया था। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। इलेक्शन से पहले 9 मई के नाम पर हमारी पार्टी पर क्रैकडाउन किया गया। जिन्होंने 9 मई की फुटेज चुराई उन्होंने ही 9 मई किया। हमारी आधी लीडरशिप को पकड़कर जेल में डाला गया और आधी लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई। बाकियों से वीगो डाले के जरिए पार्टी छुड़वा दी गई। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे। आर्मी चीफ ने इनकी सपोर्ट की थी, लेकिन 8 फरवरी को उनका सारा मंसूबा नाकाम हो गया। मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का सुनकर इनकी काम पे टांग जाती है। हुकूमत ने अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। बांग्लादेश में जब लोग बाहर निकले तो फौज ने अपने अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। हसीना वाजिद ने तालिब इल्मों पर जो जुल्म किया वो बैकफायर हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नहीं है। जुल्म के बावजूद 8 फरवरी को हमारी पार्टी जीती। इस वक्त पीटीआई के साथ 90% अवाम है। उन्होंने इलेक्शन में बड़ा फ्रॉड किया। अब इनको खदशा है कि हल्के खुलेंगे तो इनकी सारी चोरी खुल जाएगी। ये इसलिए ट्रिब्यूनल में अपने जजेस को बिठाना चाहते हैं। उनको मालूम हो गया है इतना बड़ा फ्रॉड छुप नहीं सकता। मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दे रहे। रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर ने कहा था कि 70 हज़ार से जीतने वालों को हरवाया गया। पहले उन्होंने 2 सूबों में इलेक्शन ना करवाकर आईन की खिलाफवर्जी की है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करके दोबारा आईन शिकनी की जा रही है। मैंने कभी पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए नहीं कहा, गलियों मोहल्लों के अंदर मैंने तहरीक चलाने के लिए कभी नहीं कहा। 9 मई से कबल भी पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने लगा हूं, यानी गली मोहल्लों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज शुरू करेंगे। मैं समझ रहा था कि मुल्क की मईशत खराब है, एहतजाज नहीं करना चाहिए। मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत को कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है ताकि दोबारा काजी फायद ईसा को चीफ जस्टिस तैनात कर सके। कौम इंतजार कर रही है, लावा पक चुका है, सिर्फ एक तीली की जरूरत है, सब तबाह हो जाएगा। ये जो मर्जी कर ले, पाकिस्तानी फौज अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। मैं इनको खबरदार कर रहा हूं, खौफ का बुत टूट चुका है। अब लोग जेलों में जाने और जान देने को तैयार हैं। हमारे पास साइफर की शक्ल में अमेरिका के खिलाफ FIR मौजूद है। मुझे नहीं पता हसीना वाजिद के पास क्या मालूमात है। एक सवाल हुआ तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड किया है, हम इससे उम्मीद करेंगे वो इंसाफ देंगे। हमने इसीलिए स्टे ले रखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले रोकने के लिए। उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, आइन में भी तरमीम करके 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं। चक्कर यह है कि कादी साहब की एक्सटेंशन वाला मामला है। देखिए अगर कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो इस हुकूमत का डांगी निकल जाएगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो फिर इस तरह आज़ादी के साथ किया नहीं जा सकेगा। फिर अदलिया के अंदर से जो एक सपोर्ट मिल जाती है वो सपोर्ट नहीं रहेगी मौजूदा हुकूमत के पास, मौजूदा सेटअप के पास या निज़ाम के पास। तो कादी फायद ईसा साहब ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि ठीक है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तो होने दो, औरतों को उठा के अंदर डालते हैं तो डालने दो, जुल्म करते हैं बच्चों पे, बर्बरियत होती है होने दो, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है तो होने दो, लोगों के कागजात नामजदगी छीने जाते हैं होने दो, लोगों को अगवा किया जाता है, जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं होने दो, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है ज़बरदस्ती होने दो, वफादारियाँ तब्दील करवाई जाती हैं होने दो। कादी साहब ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने दी जो नॉर्मली कोई भी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी कोई अदलिया ऐसी चीज़ें नहीं होने देती, लेकिन उनके दौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं और ये एक स्याह दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि रखा जाएगा तो रखा जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या।
कौमी असम्बली के 3 हलकों में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था जी कोई इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ जो है वो अब कादी फायद ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। उसको सुनाते हुए नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए NA 154 लोधना, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला में वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। PTI के MNA फारिग हो गए और PMLN के MNA आ गए। अब हुआ यह है कि कादी फायद ईसा साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये दोनों एक तरफ हो गए और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। अब इख्तलाफी नोट के ऊपर छलांगे नहीं मारी जा सकती, फैसले पे अमल दरामद हो जाएगा, क्योंकि 2 जजेस एक तरफ हो गए और एक तरफ हो गए। फैसला मैं इसको गलत कहूंगा, फैसले को बहुत सारे लोग और भी इसको गलत कहेंगे, लेकिन गलत कहे या सही कहे इस पर अमल दरामद तो होना है। अब रास्ता यह है कि आप रिव्यू में जा सकते हैं। बहरहाल बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि हम रिव्यू में जाएंगे, लेकिन अगर यही जज होंगे तो रिव्यू में भी मेरे ख्याल में फैसला यही आएगा। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि कुछ भी करके ये हुकूमत और इनके सहूलतकार ये मिलकर 2/3 अक्सरियत पूरी करना चाहते हैं। 2/3 अक्सरियत पूरी करना इतना आसान तो है नहीं। अब 1-1, 2-2 करके भी मेंबर लेंगे तो फिर भी अभी भी मेरे ख्याल में कोई 10-12 बंदे कम है। तो ये बंदे पूरे करते करते इनकी कमर टूट जाएगी। तरीका एक ही है कि मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, या फिर अपील के अंदर वही बेंच जो है वो अपनी राय तब्दील करके मखसूस नशिस्तें वापस दे दे दूसरी जमातों को, या कम से कम वो इतना कर लेंगे जी जो 41 बंदे आज़ाद डिक्लेयर किए गए हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन ना कर सके, वो आज़ाद हैसियत में ही रहे, ताकि मखसूस नशिस्तों का एक हिस्सा जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत PTI को मिल जाए और कुछ जो है बाकी जमातों को मिल जाए, और जो बाकी जमातों को मिले उससे वो अपने नंबर पूरे करने के करीब पहुंच जाए। अगर इक्का दुक्का 3 नंबर इधर उधर होंगे तो ये काजी साहब ने आज कुछ पूरे कर दिए और कुछ आने वाले वक्त में इधर उधर से वो तोड़ सकते हैं। यहां नाज़रीन कादी साहब ने एक बात की है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और आईनी इदारे का एहतराम होना चाहिए और आईनी इदारे के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब आप एक और बात देखें, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारा नहीं है? वहां पे 2 जजेस अपने इख्तलाफी फैसले में लिखते हैं कि जी फैसले पे अमल दरामद नहीं होना चाहिए, गैर आईनी फैसले पे। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या आईनी इदारा नहीं है? क्या उसका फैसला एक आईनी इदारे का फैसला नहीं है? क्या उसके फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होना चाहिए? अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन इन 3 सीटों के मामले पे आप देखिएगा ये रातों रात अमल दरामद करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप गौर कर लीजिएगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सीटें उनको वापस नहीं दी अभी तक, लेकिन ये 3 सीटें फौरन PMLN को दे देगा इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बता रहा हूं, एक आधे दिन में आपको खबर भी मैं दे दूंगा कि कितनी तेजी से वो सुप्रीम कोर्ट के ये वाले फैसले पर अमल दरामद करेगा। और कादी फायद ईसा साहब की कैसी किस्मत है, वो जब भी कोई फैसला करने लगते हैं पहले ही सबको पता होता है वो क्या करेंगे। यानी सबको पता होता है इनका फैसला इमरान खान के खिलाफ और नवाज शरीफ के हक में आना है। जो चीज नवाज शरीफ को सूट करती है कादी साहब ने वही करना है, और जो चीज इमरान खान को नुकसान पहुंचाती है कादी साहब ने वही करना है। ये पढ़ी लिखी बात, इसके अलावा हो ही कुछ नहीं सकता, पत्थर पे लकीर है ये बात। जनरल फैद हमीद को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है और फौजी तहवील में उसको ले लिया गया है। साबिक DG ISI फैद हमीद और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जनरल फैद हमीद के खिलाफ शुरू हो गई है। और मामला यह है, ISPR की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए पाक फौज की जानिब से ये जस्टिस कादी फायद ईसा, तबरुल्लाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने मिलकर एक फैसला किया था। उस पर उन्होंने कहा जी कि टॉप सिटी केस में एक शिकायत आई थी और उसकी दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आगाज किया गया, और इन पर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। तो फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की सिफारिश कर दी गई, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इन्हें पाक फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में सिर्फ यहां मामला रुकना नहीं चाहिए। देखिए ये तो एक टॉप सिटी है ना, एक सोसाइटी के साथ एक जर्नैल ने जुल्म और ज्यादती की अपने कुछ ब्रिगेडियर्स और फौजियों के साथ मिलके, जब वो एजेंसी का हेड था तो इतना रोला पड़ गया है। तो जो मुल्क के साथ किया इस जर्नैल ने अपने साथियों के साथ मिलके, उसके ऊपर रोला क्यों नहीं पड़ता? यानी ख्वाजा आसिफ गवाह है इस बात के, जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब गवाही दे चुके हैं। इस बात की गवाही जो है PMLN के बहुत सारे लोग दे चुके हैं। इस बात की गवाही बार बार आती है, बार बार आती है, और सब लोग बताते हैं। वजीर दिफा मौजूदा कह रहा है कि जनरल फैद हमीद ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर
हमें ऑफर की थी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा भी दी गई। और फजलुर रहमान साहब तो कहते हैं जनाब इन्होंने मिलकर करवाया हमारे से, ये तो सारे मिलकर अब कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, और जनरल बाजवा जो है वो खुद भी बताते हैं मैं फलां को मिलता था, फलां को मिलता था, इसको ये कहता था। तो कहानी बड़ी वाज़ेह है मेरे ख्याल में। एक सोसाइटी के मामले के ऊपर तो जर्नैल जिसने ये किया, लूट मार की, वहां से सोना उठाया, चीजें उठाई, उनके साथ जुल्म किया, निशान इबरत तो बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। और ये तासुर नहीं रहना चाहिए कि कोई इदारा या कुछ लोग जो है वो मुकद्दस गाय हैं, बिल्कुल इनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि अप्रैल या मई 2022 की बात है, इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को ब्लॉक कर दिया था। मैंने उस दौर में एक वीलॉग भी किया था, वो आप निकाल के सुन लें। मैंने कहा था कि दो बहुत अहम बड़े ओहदेदारों को इमरान खान साहब ने ब्लॉक किया है, उनमें से एक जनरल बाजवा और दूसरे जनरल फैज़ हमीद थे। दोनों को इमरान खान साहब ने ब्लॉक किया था, और ठीक ब्लॉक किया था। ये दोनों मिलकर गेम कर रहे थे। तो अब जो है वो इनके खिलाफ सिर्फ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि कार्रवाई ये भी होनी चाहिए कि इन्होंने अपने किन साथियों के साथ मिलकर नवाज शरीफ की चाहे हुकूमत गिराई हो, चाहे इमरान खान की हुकूमत गिराई हो, जो भी इन्होंने सियासत के अंदर मुदाखलत करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उसके ऊपर भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, और वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक सोसाइटी को, इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाना छोटी बात है, मुल्क को और पूरी कौम को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। और यह तासुर खत्म होना चाहिए कि किसी आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया, कार्रवाई नहीं हुई। अब जनरल बाजवा के बारे में इतनी चीजें आ रही हैं, जनरल फैज़ हमीद उस वक्त DGIS ही थे, उनके खिलाफ इतनी चीजें आ रही हैं, तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और इस हुकूमत को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को साथ देना चाहिए, ताकि इनको निशाने इबरत बनाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।